Hello students, today we are going to talk about a very important topic from all the medical entrance exam point of view. Chapter 3rd from 11th NCERT, Plant Kingdom. जैसा कि आप बैकग्राउंड देख पा रहे हो, प्लांट्स जितने भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं प्लांट्स के वो देख रहे हो, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं बता देता हूं कि पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में ये किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशंस आपने पढ़े हैं। 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम, ठीक है ना। इवन अब तो 6 किंगडम सिस्टम भी आ चुका है, ठीक है। तो उनमें आपने देखा कि 2 किंगडम सिस्टम में जो प्लांटी किंगडम था, उस प्लांट में उस समय तो पहले ब्लू ग्रीन एल्गी भी थी, बैक्टीरिया भी थे, ठीक है ना। इसके अलावा फंजाई भी उसी में शामिल कर रखी थी, यूनिसेलुलर एल्गी, मल्टीसेलुलर एल्गी, और अभी जो प्रेजेंट डे प्लांट्स थैलोफाइटा टू एंजियोस्पर्म जो चल रहे हैं वो सब उसमें शामिल थे। इसका मतलब बैक्टीरिया भी, फंजाई भी, ब्लू ग्रीन एल्गी भी, वो सब किस में शामिल थे? प्लांट किंगडम में शामिल थे उस समय, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में प्रेजेंटली प्लांट किंगडम में शामिल कौन कौन से हैं वो अपन अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये प्लांट क्लासिफिकेशन आपको बता देता हूँ कि ये प्लांट क्लासिफिकेशंस जो हैं वो कौन कौन से क्लासिफिकेशंस अपन डिस्कस करते हैं। इसके बारे में एनसीईआरटी ने जो डिस्कस कर रखा है मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे एनसीईआरटी से भी जो और थोड़ा सा आगे अपन अगर जाएं तो शुरुआत से थोड़ा बहुत मैं आइडिया आपको दूंगा कि कहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन एनसीईआरटी ने अपन को क्या दे रखा है वो मेन फोकस अपना एनसीईआरटी पे रहेगा, ठीक है। तो प्लांट किंगडम में सबसे पहले प्लांट क्लासिफिकेशन की ही मेरे को बात करनी है। और प्लांट क्लासिफिकेशंस में क्लासिफिकेशन एक्चुअल में 3 तरह के बताए गए हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये क्लासिफिकेशंस में सबसे पहला जैसा कि आप देख पा रहे हो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ये अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थे, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन होते थे, ठीक है। वो क्लासिफिकेशंस में कोई ऐसा बहुत ज्यादा साइंटिफिक बेसिस इतना नहीं लिया जाता था। शुरुआत में तो ये बताया गया कि क्लासिफिकेशंस की शुरुआत तो वास्तव में ह्यूमन सिविलाइजेशन से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। लेकिन उस समय प्लांट या फिर एनिमल हमारे लिए कैसे यूजफुल है, तो उनके वास्तव में उनके बेनिफिट्स या फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या फिर यूजफुलनेस देखी जाती थी उस समय के क्लासिफिकेशंस में, ठीक है ना, और बांट दिया जाता था, ठीक है ना। कोई इस तरह का साइंटिफिक बेसिस नहीं होता था क्लासिफिकेशन का, कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा उस समय, ये किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ा कि सबसे पहले एरिस्टोटल ने थोड़ा बहुत साइंटिफिक बेसिस लिया, जिसने प्लांट को हर्ब, श्रब और ट्री 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था। एनिमल्स को उसने आरबीसी की प्रेजेंस के बेसिस पर एनेइमा और एनेइमा 2 ग्रुप बना दिए थे, ठीक है ना। अब मैं प्लांट क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो प्लांट क्लासिफिकेशन ये 3 तरह के अपन बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। जब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता है तो आर्टिफिशियल का एक्चुअल मीन ये है कि इसमें केवल और केवल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इनका यूज किया जाता है, ठीक है ना, क्लासिफिकेशंस। हाँ, पहला पॉइंट अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल सारे की सारे मॉर्फोलॉजी सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि एक समय पर केवल और केवल 1 या 2 कैरेक्टर, मतलब कुछ एक कैरेक्टर, एनसीईआरटी ने अपन को दे रखा ओनली फ्यू ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर यूज्ड एट ए टाइम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। तो एक समय पर तो कुछ कैरेक्टर्स का यूज करेंगे, लेकिन पूरी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ये कैरेक्टर्स को अपन यूज कर सकते हैं किसमें, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। मतलब एक क्लासिफिकेशन में कुछ कैरेक्टर यूज कर लिए मॉर्फोलॉजिकल, दूसरे क्लासिफिकेशन में कुछ और दूसरे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यूज कर लिए, इस तरह से। आ रहा है दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये, इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में वास्तव में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, इन सबको यूज किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होने चाहिए, मॉर्फोलॉजिकल। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर और वेजिटेटिव का मतलब, जब मैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की जब बात कर रहा होता हूं तो इसका मतलब है कि प्लांट के रूट, स्टेम और लीफ के कैरेक्टर, रूट, स्टेम और लीफ के कैरेक्टर्स, ठीक है ना। ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का केस।
रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स का सीधा सीधा मतलब होता है कि फ्लोरल कैरेक्टर्स हमको पढ़ने हैं, ठीक है ना, फ्लोरल कैरेक्टर्स, लेकिन इनकी मॉर्फोलॉजी देखनी होती है। रूट स्टेम लीफ की मॉर्फोलॉजी, ये वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, फ्लोरल कैरेक्टर या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर मतलब फ्लावर के मॉर्फोलॉजी के कैरेक्टर्स, ठीक है ना, इन कैरेक्टर्स को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल चलो देखते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें इस एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में जिनको यूज किया जाता था जनरली, वो है हैबिट है, ठीक है ना, इसके अलावा कलर हो जाता है, कलर अपन को दिखता है बाहर से, ठीक है ना, इसके अलावा नंबर, जैसे पॉलन ये स्टामेंस वगैरह और इनके नंबर अगर देखें, ठीक है ना, पिस्टल्स के नंबर देखें तो ये नंबर, इसके अलावा शेप ऑफ लीफ, शेप ऑफ लीफ, ठीक है ना, इस तरह के कुछ कैरेक्टर जो हमको बाहर से दिखते हैं आसानी से, इनको मॉर्फोलॉजिकल या आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में अपन यूज करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इंपॉर्टेंट और दूसरा एनसीईआरटी ने क्या दे रखा है, इसमें एक ड्रॉबैक जो आया इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का, वो तो क्या आया है कि इसमें दोनों वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों तरह के कैरेक्टर्स को क्या किया जाता है, इक्वली इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है ना, वो दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन हकीकत में यह है कि इस टैक्सोनॉमी के अंदर वास्तव में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स से ज्यादा वेटेज किसको दिया जाना चाहिए, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। क्यों दिया जाना चाहिए उसका भी रीजन बताया गया है कि जनरली जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं उन एनवायरमेंटल चेंजेस में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बहुत जल्दी अफेक्टेड होते हैं, ठीक है ना, इजीली अफेक्टेड होते हैं, और रिप्रोडक्टिव और या फ्लोरल कैरेक्टर्स आर मोर कंजर्वेटिव, ठीक है ना, वो इतनी जल्दी अफेक्ट नहीं होते एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण। इसलिए ये मोर कंजर्वेटिव होने के कारण रिप्रोडक्टिव या फ्लोरल कैरेक्टर्स आर गिवन मोर इंपॉर्टेंस ओवर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है ना, इन टैक्सोनॉमी, ये ध्यान रखना, विशेष बात इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और विशेष आपको दिमाग में जो फिट करनी है वो ये करनी है कि टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन की साइंस में सबसे ज्यादा वेटेज जो मिलता है वो वास्तव में मॉर्फोलॉजी को ही मिलता है, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को ही मिलता है। कि कोई अपन को ऑर्गेनिज्म जब अगर अपन ये डिस्कवर करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, तो हम ऐसा नहीं करते कि पहले उसको काट के देखना भी अपन को अंदर से, या फिर समझ रहा तू, या फिर उसकी सेल की स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, या फिर केमिकल कंपोजिशन क्या है उसको देखना है, पहले तो भाई अपन को बाहर से देखना है, आ रहा है समझ में। तो एक्सटर्नल फीचर्स या फिर मॉर्फोलॉजी का सबसे ज्यादा वेटेज होता है, इंपॉर्टेंस होता है किसमें, क्लासिफिकेशंस में, एक्चुअल में, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत। अच्छा, दूसरा पॉइंट, तो ड्रॉबैक क्या बन गया कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों को इसने इक्वल वेटेज दे दिया, ये ड्रॉबैक था इसका, ठीक है ना। और दूसरा ड्रॉबैक ये था कि एक बार में एक या दो ही कैरेक्टर यूज किए जा रहे हैं, कुछ एक कैरेक्टर्स यूज किए जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी के, उस चक्कर में क्या होता है, जैसा कि आपने टू किंगडम सिस्टम में देखा था, वही सिनेरियो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, चलो ठीक है ना। जैसा कि एक या दो कैरेक्टर जब लिए तो होता क्या है कि बिल्कुल अनरिलेटेड टाइप के जो और ये प्लांट्स हैं वो एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, जबकि वो दो अलग अलग ग्रुप में जाने चाहिए। या फिर बताऊं, बिल्कुल क्लोज रिलेटेड प्लांट्स हैं, वो पता चला कि डिफरेंट ग्रुप्स में चले गए, क्योंकि हमने कैरेक्टर एक या दो ही लिया, बेसिस जो लिया वो एक या दो लिया। वहां पे क्या हुआ था, टू किंगडम सिस्टम में भी तो क्या हुआ था, टू किंगडम सिस्टम में यही तो हुआ था कि उसने सेल वॉल को उठा लिया, लीनियस ने बस सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं है, एक कैरेक्टर ले लिया और उसके बेसिस पर पूरे ऑर्गेनिज्म को ही बांट दिया, क्लासिफाई कर दिया पूरे ऑर्गेनिज्म को। तो वहां पे ये लफड़ा हो गया कि भाई बैक्टीरिया में भी सेल वॉल है, फंजाई में भी सेल वॉल है, और ये यूनिसेलुलर एल्गी, मल्टीसेलुलर एल्गी, सब में सेल वॉल है। जितने में भी सेल वॉल थी सबको कहां पहुंचाना पड़ गया, प्लांट ही में। तो उस समय बैक्टीरिया भी प्लांट बन गए, फंजाई फफूंद भी प्लांट बन गई, आ रहा समझ में, और प्लांट तो प्लांट थे ही, समझ रहा तुम। तो उस चक्कर में यही तो गड़बड़ हुआ कि एक उसने कैरेक्टर उठा लिया। ऐसे ही ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का एक बड़ा ड्रॉबैक यही होता है, ठीक है ना, कि एक दो कैरेक्टर का यूज करते हैं, इसके चक्कर में क्या होता है, बिल्कुल अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म तो एक ही ग्रुप में आ सकते हैं, और बिल्कुल रिलेटेड जो क्लोजली रिलेटेड जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट ग्रुप में चले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ड्रॉबैक होता है आर्टिफिशियल का। इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को, जैसे प्लांट का जो क्लासिफिकेशन दिया था अपन को, एनसीईआरटी ने दे रखा है इसको, लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था प्लांट का, लीनियस ने प्लांट का क्लासिफिकेशन दिया था ऑन द बेसिस ऑफ एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। किसके बेसिस पर, एंड्रोसियम स्ट्रक्चर के बेसिस पर, ठीक है ना। एंड्रोसियम स्ट्रक्चर के बेसिस पर लीनियस ने प्लांट को क्लासिफाई किया, और वो 24 ग्रुप्स उसने बनाए थे, ठीक है ना, 24 ग्रुप्स। इसमें भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टामेंस को उसने ध्यान रखा था, नंबर ऑफ स्टामेंस, ठीक है ना। इस हिसाब से इसने जो ग्रुप बनाए थे, कौन कौन से ग्रुप बनाए थे जरा देखो। सबसे पहला बनाया था इसने मोनेंड्रिया,
कौन सा? मोनेंड्रिया। मोनेंड्रिया नाम से पता चल रहा है एंड्रोसियम से रिलेशन है, एंड्रोसियम में नंबर ऑफ स्टामेन की बात कर रहे हैं। मोनो का मतलब क्या होता है भाई? एक, ठीक है ना, मोनो का मतलब एक है, इसका मतलब वन स्टामेन, सही है बात, वन स्टामेन। डायेंड्रिया ऐसे ही बन जाएगा, तो डायेंड्रिया बन जाएगा, उसमें कितने स्टामेन होंगे? 2 स्टामेन, कोई दिक्कत? 2 स्टामेन, क्लियर पॉइंट। ऐसे ही कई सारे इसने ग्रुप बनाए और इसने 24th ग्रुप जो रखा वो वास्तव में इसने रख दिया क्या? नोनेंड्रिया। नोनेंड्रिया, और नोनेंड्रिया वास्तव में जो है इसका मतलब है नॉन, क्या? नो, नो नहीं नो नहीं है, नॉन का मतलब क्या? एब्सेंट है सीधे सीधे। तो स्टामेन्स क्या है? एब्सेंट, ठीक है ना, स्टामेन्स एब्सेंट, कोई दिक्कत? स्टामेन एब्सेंट। और ये स्टामेन्स एब्सेंट, इसका मतलब फ्लावर जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है ना फ्लावर, इसको हम देखेंगे आगे पढ़ेंगे इसको, ये क्रिप्टोगेमिया में आता है पूरा मैटर। इस ग्रुप को और क्या बोल सकते हो? क्रिप्टोगेमिया, ठीक है ना। तो लिनियस ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था पहली, ये बहुत पहले प्लांट्स का, ठीक है ना। तो इसके ढेर सारे ड्रॉबैक थे। इसके बाद हम बात करते हैं कौन सा? नेचुरल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, और नेचुरल क्लासिफिकेशन में अगर मैं बात करूं, आर्टिफिशियल के जो ड्रॉबैक थे इनको यहाँ पे खत्म किया गया है। कैसे खत्म किया गया है उसको सुनो जरा। चलो पहले इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं। कैसे खत्म किया गया है? साथ में लिखते भी रहना भाई, ठीक है ना, साथ में लिखते रहना। और सुनो जरा, नेचुरल क्लासिफिकेशन में आर्टिफिशियल के कई सारे ड्रॉबैक्स को खत्म कर दिया गया है। नेचुरल का सीधा सीधा मतलब जो होता है, नेचुरल का सीधा सीधा मतलब जो होता है, नेचुरल का सीधा सीधा मतलब यह है कि इसमें कई सारे कैरेक्टर्स जो है ना, ढेर सारे कैरेक्टर्स को उठाया जाता है एक बार, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स को इसमें यूज कर सकते हैं, और एक बार में कई कैरेक्टर्स को इसमें यूज किया जा सकता है क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। कई कैरेक्टर्स को इसमें एक बार में यूज किया जा सकता है, ठीक है। सुनो, देखिए जरा, इसमें एक केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज होते थे, इसमें एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के साथ साथ, मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के साथ साथ इंटरनल कैरेक्टर्स भी यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस के कैरेक्टर यूज किए जा सकते हैं, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस यूज की जा सकती हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेस यूज की जा सकती है। डेवलपमेंटल प्रोसेस का मतलब सिंपल सा इंपॉर्टेंट ये बनेगा भाई, डेवलपमेंटल प्रोसेस का मतलब है कि ऑन्टोजेनिक। आपको थोड़ा बहुत अगर पता हो तो देखो जरा, एक तो होता है ऑन्टोजेनिक या ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑन्टोजेनी का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस हुआ है, मतलब सीधे सीधे मैं उसकी एम्ब्रियोलॉजी की बात कर रहा हूं, जैसे मेरा डेवलपमेंट किस तरह से हुआ होगा, आपका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, तो वो ऑन्टोजेनी मतलब किसी एक इंडिविजुअल की जो डेवलपमेंट हुआ है वो ऑन्टोजेनी का केस होता है। और दूसरा होता है क्या? फाइलोजेनी, ठीक है ना। और जब मैं फाइलोजेनी की बात करता हूं, फाइलोजेनी का मतलब होता है एवोल्यूशनरी ऑर्डर ऑफ ए स्पीसीज, ठीक है ना। किसी अर्थ, ये पर्टिकुलर अर्थ पर किसी एक स्पीसीज का पूरा एवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, जैसे ह्यूमन स्पीसीज, सेपियन स्पीसीज जो है वो डेवलप किस तरह से हुई, तो उसका पूरा एवोल्यूशनरी ऑर्डर जो होता है स्पीसीज का, दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनी, ठीक है ना। या फिर इसको नाम दिया जाता है क्लेडिस्टिक, क्या बोलते हैं इसको? क्लेडिस्टिक, ठीक है ना। ये फाइलोजेनी होती है। तो ये एवोल्यूशनरी ऑर्डर है किसका? स्पीसीज का। और ये डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है किसी उस स्पीसीज के पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल का, ऑर्गेनिज्म का। अरे समझ में? और आपने पढ़ा भी होगा, ये जूलॉजी में आता है कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ठीक है ना। वो देखेंगे अपन। तो ध्यान रखना, डेवलपमेंटल प्रोसेस इसमें यूज कर सकते हैं। नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल ये क्लासिफिकेशन में डेवलपमेंटल प्रोसेस यूज की जा सकती है, मतलब सीधे सीधे मैं बात कर रहा हूं एम्ब्रियोलॉजी की, आ रहा है समझ में। इसके अलावा बायोकेमिकल कैरेक्टर्स को यूज किया जा सकता है, इसके अलावा एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को यूज किया जा सकता है। बायोकेमिकल में जैसे फाइटोकेमिकल, प्लांट्स के अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं उसका केमिकल कंपोजिशन वाला पार्ट देखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह के कई सारे कैरेक्टर्स इसमें यूज किए जाते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल, इंटरनल,
वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव, सब तरह के कैरेक्टर्स इसमें यूज कर लिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, इसका ड्रॉबैक जो दूसरा था वो ये कि इसमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज मिलता था, जबकि इसमें रिप्रोडक्टिव या फ्लोरल कैरेक्टर्स को वेटेज दिया जाता है किसके ऊपर, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर। मतलब रूट, स्टेम और लीफ के कैरेक्टर्स से ज्यादा वेटेज मिलता है इसमें फ्लोरल कैरेक्टर्स को, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये, इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में याद करो अभी मैंने बताया था कि इसमें few of characters, only few of characters are used at a time for classification of organism। किसी पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन को करने के लिए इसमें केवल कुछ एक कैरेक्टर यूज किए जाते हैं और वो भी मॉर्फोलॉजिकल। इसमें कई सारे कैरेक्टर्स एट ए टाइम यूज किए जा सकते हैं, और उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण ये होता है कि ज्यादातर प्लांट्स को, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म को वास्तव में उनका प्रॉपर प्लेस मिल जाता है। अरे समझ में, जैसे 5 किंगडम सिस्टम ज्यादा रिलेवेंट क्यों बना, क्योंकि उसमें ज्यादातर ऑर्गेनिज्म को उनके प्रॉपर क्या मिल गया, प्लेस मिल गया। और वो इसलिए मिला क्योंकि उसमें बेसिस भी कितने लिए थे, 5 बेसिस लिए थे, समझ रहे हो, वो आपने पढ़े हैं। तो उसके चक्कर में जैसे जैसे ज्यादा बेसिस कैरेक्टर्स ज्यादा लिए जाते हैं तो वास्तव में मोर रिलेवेंट प्लेस मिलता चला जाता है किसको, ऑर्गेनिज्म को, ठीक है ना। तो इसलिए नेचुरल क्लासिफिकेशन सबसे बढ़िया क्लासिफिकेशनों में आता है, ठीक है। लेकिन हालांकि सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन हम फाइलोजेनेटिक को बोलने जा रहे हैं, वो क्यों बोलने जा रहे हैं वो अभी देखते हैं अपन, ठीक है। तो ये नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट पॉइंट, इस नेचुरल क्लासिफिकेशन को, प्लांट क्लासिफिकेशन को जो दिया था पहली बार, वो बेंथम और हुकर ने स्पर्मेटोफाइट्स जो हैं, सीड प्लांट्स, उन सीड प्लांट्स का सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन जो दिया है वो बेंथम और हुकर ने दिया है। तो इसका एग्जांपल जो बनेगा वो बेंथम एंड हुकर्स, बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइट्स, ठीक है ना, स्पर्मेटोफाइट्स, कोई दिक्कत। फाइट्स मतलब प्लांट है, स्पर्मा का मतलब बॉटनी में क्या है, सीड होता है, ठीक है ना, और फाइट का मतलब होता है प्लांट। इसका मतलब सीड प्लांट्स का इसने क्लासिफिकेशन दिया है नेचुरल, और वो सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा सा, ठीक है ना। लास्ट क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक, जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन होता है वर्तमान में, जिसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जा रहा है, और सबसे बेस्ट जो क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनेटिक ही होता है। लेकिन मजे वाली बात यहाँ पे ये है, एनसीईआरटी ने हालांकि इस तरह से इसको डिफरेंशिएट कर रखा है, लेकिन मजे वाली बात यह है कि ये भी एक्चुअल में एक तरह का क्या होता है, नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है। कैसा क्या होता है, नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है ये भी, आ रहा है समझ में। वास्तव में इसमें थोड़ा सा मैं अगर और ऐड करना चाहूं तो देखो जरा बच्चों, यहाँ पे इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि ओवरऑल क्लासिफिकेशन के लिए अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा एक आइडिया है एनसीईआरटी से हल्का सा हटके, ताकि आपके दिमाग में पिक्चर क्लिक करे, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन जो होते हैं ना, एक तो होता है एम्पायरिकल, कौन सा, एम्पायरिकल। इसमें केवल यूज डिसयूज क्या किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है ना, बेनिफिट्स वगैरह देखे जाते हैं और क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है। दूसरा होता है रेशनल, और ये रेशनल क्लासिफिकेशन जो होता है ना, वो एक्चुअल में होता है आर्टिफिशियल, ठीक है ना। एक चलो और है प्रैक्टिकल, ठीक है ना, आर्टिफिशियल, और दूसरा होता है इसमें नेचुरल, ठीक है ना। ऐसा है ओवरऑल क्लासिफिकेशन का सिनेरियो, ठीक है ना। इस नेचुरल को फिर हम बात करते हैं, एक तो होता है नेचुरल फॉर्मल, कौन सा होता है, नेचुरल फॉर्मल। जो नॉर्मल नेचुरल अभी मैंने आपको बताया वो ये है, ठीक है ना। और दूसरा होता है नेचुरल फाइलोजेनेटिक, कौन सा होता है, नेचुरल फाइलोजेनेटिक। अब एनसीईआरटी ने, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि फाइलोजेनेटिक भी वास्तव में कैसा ही है, नेचुरल ही है एक टाइप का, है समझ में। एनसीईआरटी ने हालांकि अपन को आर्टिफिशियल, नेचुरल क्या दे रखा है, फाइलोजेनेटिक दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए उसी के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, ठीक। तो फाइलोजेनेटिक एक तरह का नेचुरल, जब मैं नेचुरल बोल रहा हूं सीधे सीधे, इसका मतलब इसमें भी नेचुरल की तरह सारे ऑर्गेनिज्म की नेचुरल एफिनिटीज के कैरेक्टर्स को लिया जाएगा, डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स यूज किए जाएंगे, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स भी यूज होंगे, इंटरनल कैरेक्टर्स भी यूज होंगे, साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर के कैरेक्टर्स भी यूज होंगे, ठीक है ना, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस भी इसमें यूज होंगी, बायोकेमिस्ट्री भी इसमें यूज की जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा और अदर जो ब्रांचेस होती हैं जनरली उनके कैरेक्टर्स भी यूज किए जाते हैं। लेकिन नेचुरल के अलावा इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया,
तो इसमें अलावा एक्स्ट्रा आ गई फाइलोजेनी सीधे सीधे, जैसा कि नाम है। और फाइलोजेनी का मतलब मैंने अभी बताया था कि ये वास्तव में ऑर्गेनिज्म के बीच के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स होते हैं। तो एवोल्यूशनरी रिलेशन कौन प्रिमिटिव है, कौन एडवांस, ठीक है ना। इस सिक्वेंशियल ऑर्डर को भी ध्यान में रखा जाता है किसके केस में, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के केस, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडो, जिम्नो और एनजियो का केस, ठीक है ना। तो ये वास्तव में सिक्वेंशियल ऑर्डर जो है, ठीक है ना, ये जेनोलॉजी जो होती है वो वास्तव में क्या है, फाइलोजेनेटिक ऑर्डर होता है। इसी को बोलते हैं क्लैडिस्टिक्स। तो एज इट इज नेचुरल है, साथ में ऐड क्या हो जाएगा, फाइलोजेनी और ऐड हो जाएगी, समझ रहा तो ये बन जाएंगे फाइलोजेनेटिक या क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशंस। कोई दिक्कत, इसका मतलब इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स को यूज किया जाएगा। एट ए टाइम कई सारे कैरेक्टर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। मोर वेटेज मिलेगा किसको, रिप्रोडक्टिव या फिर फ्लोरल कैरेक्टर्स को। कोई दिक्कत, नेचुरल की तरह, कोई दिक्कत। और ये सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं वो ये माने जाते हैं भाई, ठीक है। इनके कुछ क्लासिफिकेशंस के कुछ एक एग्जांपल्स अगर मैं बात करूं तो देखो जरा, एक तो था आइकलर का क्लासिफिकेशन, आइकलर्स, ठीक है ना। आइकलर का क्लासिफिकेशन ये प्लांट्स का सबसे पहला क्लासिफिकेशन था फाइलोजेनेटिक, लेकिन सबसे लीस्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। फर्स्ट बट लीस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था आइकलर का। इसके बाद में दूसरे और क्लासिफिकेशंस भी आए जिसमें एंगुलर और प्रेंटल का है, ठीक है ना, एंगुलर एंड प्रेंटल, ठीक है ना, इसका क्लासिफिकेशन भी है। इसके अलावा ओस्टवाल्ड टिप्पो का भी क्लासिफिकेशन है। हालांकि ये पहले तो पढ़ते थे, अब इनको नहीं पढ़ना, मैं थोड़ा सा इसका जो एक्चुअल अपन को जो चीज समझनी है मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत मेरे को एक आइडिया देना है ताकि अपन थीम डेवलप कर सकें प्लांट किंगडम के लिए, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसके बाद में अब मैं डिस्कस करता हूं। इसके बाद में ये है कि ये क्लासिफिकेशंस वास्तव में जो किए जाते हैं ऑर्गेनिज्म के, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म के जो क्लासिफिकेशंस किए जाते हैं, सुनो जरा, ये अभी मैं बता रहा था कि फाइलोजेनेटिक में एवोल्यूशनरी लिंक डेवलप करते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो एस्टेब्लिश किया जा सकता है, ठीक है ना, वो वास्तव में किसके जरिए किया जाता है, फॉसिल एविडेंसेस के बेसिस पर। वास्तव में एवोल्यूशनरी ऑर्डर जब सेट किया जाता है या लिंक एस्टेब्लिश की जाती है, आपने कई कनेक्टिंग लिंक पढ़ते हो, आपने ओरिजिन ऑफ लाइफ जूलॉजी में पढ़ा है कि क्रोमैग्नन ह्यूमन भी था, ठीक है ना। इसके अलावा होमो हेबिलस था, निएंडरथल थे, उसके बाद में फिर अपन डेवलप हुए हैं फाइनली। लेकिन उन्होंने ये बताया कि ये पहले आया ये बाद में आया, ये पता कैसे चला, हमने कौन सा क्रोमैग्नन मानव देखा है या फिर निएंडरथल देखा है, किसी ने देखा क्या। उन साइंटिस्ट ने भी जिन्होंने ये लिंक एस्टेब्लिश किया, उन्होंने देखा क्या, किसके बेसिस पर किया, फॉसिल्स के बेसिस पर। फॉसिल्स को अरेंज किया तब जाके उन्होंने लिंक एस्टेब्लिश की कि यार ये इस तरह से, ये पहले आया हुआ ये बाद में आया हुआ। अरे सर, इसका मतलब फॉसिल एविडेंसेस जो होते हैं वो ये एवोल्यूशनरी लिंक एस्टेब्लिश करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं भाई, ठीक है ना। लेकिन कई ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स नहीं मिलते, और जब ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होते तब वास्तव में इंफॉर्मेशन के अदर सोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और उन अदर सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं उसके बेसिस पर ये टेक्सोनॉमी भी अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है ना। तो बात अदर डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी अगर हम पढ़ें, ठीक है ना, तो वो कौन कौन सी है। सबसे पहला न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ठीक है ना, कि साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी। एनसीईआरटी ने 3 दे रखी है तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, जैसा कि आपको नाम से पता चल पा रहा है कि इसमें वास्तव में संख्या के ऊपर बेस्ड होती है। एक्चुअल में इसमें ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन जो किया जाता है वो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर्स की संख्या के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है ना। दूसरा, इसका न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का एक और नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं हम फेनेटिक्स। क्या बोल सकते हैं बच्चों इसको, फेनेटिक्स, नाम लिख लेना इसको फेनेटिक्स भी बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं एडेंसोनियन सिस्टम। क्या बोलते हैं, एडेंसोनियन सिस्टम, ठीक है ना, एडेंसोनियन सिस्टम बोलते हैं। कोई दिक्कत। अच्छा, दूसरा पॉइंट सुनो जरा। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में मैंने बताया कि सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर्स की संख्या काउंट देखी जाती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स आर यूज्ड इन दीज क्लासिफिकेशंस। सारे के सारे जो आसानी से दिख जाते हैं हमको, वो सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को क्या किया जाता है, इसमें यूज किया जा सकता है, ठीक है ना।
इसमें एक्चुअल में क्या करते हैं, पूरी तरह से कंप्यूटर पर बेस्ड होती है। क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होता है टैक्सोनॉमी कंप्यूटर पर बेस्ड है। कैसे कि इसमें हर एक कैरेक्टर को एक पर्टिकुलर या तो नंबर दे दिया जाता है या पर्टिकुलर कोड दे दिया जाता है, और वो नंबर और कोड का एनालिसिस वास्तव में कंप्यूटर्स पर ही किया जाता है, ठीक है ना। अब जब किसी कैरेक्टर को पर्टिकुलर कोड या नंबर दे दिया तो हमको ये पता नहीं है कि कौन सा वेजिटेटिव कैरेक्टर है, ठीक है ना, और कौन सा रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है। इसका मतलब इस टैक्सोनॉमी के अंदर भी बच्चों क्या होगा, इस टैक्सोनॉमी में भी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों तरह के, सब तरह के कैरेक्टर्स को, हर प्रकार के कैरेक्टर को क्या मिलेगा, इक्वल वेटेज मिलेगा। तो ईच कैरेक्टर, ऑल कैरेक्टर, ठीक है ना, आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस इन दिस टैक्सोनॉमी ऑल्सो। कोई दिक्कत, इस टैक्सोनॉमी सब कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज मिलता है। दूसरा पॉइंट ये, इसमें इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस जो होता है पता है क्या होता है, कि इसमें एक बार में हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट, और जितने ज्यादा कैरेक्टर्स को हम यूज करेंगे उतने ज्यादा क्लियरली हम ऑर्गेनिज्म को उनका प्रॉपर प्लेस पर्टिकुलर ग्रुप्स में क्या कर सकते हैं, दे पाते हैं, ठीक है ना। तो इसका ये इंपॉर्टेंस बन जाता है। कोई दिक्कत, तो क्या क्या पॉइंट है समझ में आ गया। कंप्यूटर पर बेस्ड टैक्सोनॉमी है, संख्या के ऊपर, कैरेक्टर्स की संख्या के ऊपर बेस्ड टैक्सोनॉमी है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें सारे की सारे विजिबल कैरेक्टर्स को यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, एक बार में सैकड़ों कैरेक्टर्स, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को एक बार में क्लासिफिकेशन में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत, हर किसी कैरेक्टर को कोड या फिर पर्टिकुलर नंबर क्या कर दिया जाता है, प्रोवाइड करवा दिया जाता है, और उसका कंप्यूटर से क्या होता है, एनालिसिस होता है। ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का केस है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। साइटो टैक्सोनॉमी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, साइटो का मतलब क्या है भाई, सेल है, ठीक है ना। और टैक्सोनॉमी आपको पता ही है कि अरेंजमेंट पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस के तहत ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंजमेंट है, तो ये साइटो टैक्सोनॉमी बोला जाता है। बायोलॉजी की तो खूबसूरती ही शब्दों में है भाई, ठीक है ना। ये टर्म्स अगर आप सीख गए ना, इन टर्म्स का अगर मीनिंग समझ में आ गया तो हर कोई पर्टिकुलर, कोई भी कितना ही बड़ा टर्म क्यों नहीं बन जाए, अगर ये छोटे छोटे पॉइंट अपन को समझ में आ रहे हैं तो उसका लिंक करते हुए अपन कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। शब्द में खुद में कॉन्सेप्ट छपा हुआ था बायोलॉजी में। तो नॉर्मली तो लोग बोलते हैं कि बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट है, लेकिन पूरी तरह से समझने का सब्जेक्ट है बायोलॉजी, टिप्स पे चलता है बायोलॉजी वास्तव में, ठीक है ना। बस छोटी छोटी चीजें ये ध्यान में रखनी होती है। साइटो का मतलब सेल है, टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन की साइंस है। तो इस क्लासिफिकेशन की साइंस में वास्तव में ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड होगा बच्चों, बताओ। सेल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होगा, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सेल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होता है। कोई दिक्कत, तो इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं, जैसे पता चला क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स नंबर, क्रोमोसोम के नंबर, इसके अलावा क्रोमोसोम का डिफरेंट बिहेवियर, ठीक है ना। इसके अलावा क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत, ठीक है ना। साइज भी मैं बोल सकता हूं, वास्तव में बात तो सही है। क्या हर किसी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम की संख्या सेम है? क्या हमारे अंदर क्रोमोसोम की संख्या, ठीक है ना, और इसके अलावा डॉग के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या सेम है, डिफरेंट है कि नहीं, समझ रहे हो, डिफरेंट है। जैसे पाइसम, आपने उसमें ये जेनेटिक्स में आप पढ़ते हो, पाइसम से टाइप में कितने 14 क्रोमोसोम होते हैं, मेज में कितने 20 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना, ड्रोसोफिला में 80 क्रोमोसोम होते हैं। इसका मतलब डिफरेंट यूकैरियोटिक स्पीसीज में क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर स्पीसीज में क्रोमोसोम की संख्या के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नंबर डिफरेंट होता है, इसलिए क्लासिफिकेशन को में यूज कर सकते हैं। बिहेवियर अलग अलग होता है, जैसे ये जो नया ऑर्गेनिज्म तैयार किया जाता है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन करता है तो मियोसिस से गैमेट्स जैसे जनरली डेवलप कर रहा है, ठीक है ना। तो उस मियोसिस डिवीजन के दौरान वास्तव में अपन को पता है कि प्रोफेज फर्स्ट की एनाफेज ये एक्चुअल में प्रोफेज फर्स्ट की जो पैकाइटिन सब फेज होती है, उस पैकाइटिन सब फेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर मतलब शफलिंग हो रही है जीन्स की, ठीक है ना। इसलिए वेरिएशंस आते हैं ऑर्गेनिज्म, आ रहा है समझ में, रिकॉम्बिनेशन जिसको हम नाम देते हैं, वो वेरिएशंस लाते हैं, तो वहां पे अलग अलग बिहेवियर होते हैं क्रोमोसोम्स के, उन डिफरेंट बिहेवियर्स ये उसको भी क्लासिफिकेशन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो आपने ये साइटोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं इसको कि अलग अलग सेंट्रोमियर की पोजीशन अलग अलग होती है, उसके बेसिस पर उसके शेप भी क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। एक एक्रोसेंट्रिक होता है जो आगे की तरफ रखा रहता है, ठीक है ना, बहुत लॉन्ग क्या मिल जाती है, एक तो ब्रांच बन जाती है, एक बहुत छोटी ब्रांच बन जाती है, क्लियर पॉइंट।
इसके अलावा मेटासेंट्रिक होते हैं, टीलोसेंट्रिक होते हैं, ठीक है ना, सब मेटासेंट्रिक होते हैं। तो वो वास्तव में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन क्रोमोसोम्स की होती हैं। इसके अलावा साइज भी क्रोमोसोम्स की क्या होती है, अलग अलग। आप जैसे जो पढ़ते हैं अपन ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, ठीक है ना, ह्यूमन जीनोम सिक्वेंसिंग हो चुकी है, तो सबसे पहले नंबर का अपना क्रोमोसोम है, वो सबसे ज्यादा जीन्स रखता है, ठीक है ना, तो सबसे बड़ी साइज का भी है इसका मतलब, ठीक है ना। वाई क्रोमोसोम ह्यूमन के अंदर सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब साइज भी क्या है, डिफरेंट है। इसको क्लासिफिकेशन में यूज किया जा सकता है इस कैरेक्टर को, ठीक है ना। तो ये साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स। उसके बाद में आ जाता है कीमोटेक्सोनॉमी, नाम से पता चल रहा है केमिकल्स को ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स के केमिकल कंपोजिशन भी तो क्या होते हैं बच्चों, डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। क्या एल्कलॉइड सब में मिलते हैं, क्या रेजिन सब में मिलता है, क्या टेनिन सब प्लांट्स में मिलता है, क्या ये जो गम्स होते हैं, गोंद जो अपन देखते हैं बबूल वगैरह में जो निकलता है, वो क्या सब में निकलता है, नहीं निकलता ना। इसका मतलब पर्टिकुलर ये केमिकल जो होते हैं वो पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड हो सकते हैं, तो इनको भी, इन केमिकल इंफॉर्मेशन को भी वास्तव में यूज किया जा सकता है किसमें, प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में, अरे समझ में, ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में। तो ये कीमोटेक्सोनॉमी का केस है। इसका एग्जांपल जैसे प्रोटीन का केस में बात करता हूं, ठीक है ना। प्रोटीन एक केमिकल है। अब प्रोटीन तो लाइन लगा के अलग ढेर सारी बहुत तरह की होती है प्रोटीन्स। प्रोटीन का तो वैसे भी कैरेक्टरिस्टिक जो डिपेंड करता है वो उसके यूनिट्स एमिनो एसिड जो है उनका पर्टिकुलर टाइप और सीक्वेंस ऑर्डरली सीक्वेंस में थोड़ा सा भी चेंज करते ही या ये एमिनो एसिड का टाइप चेंज करते ही प्रोटीन की नेचर चेंज है, अरे समझ में। इसका मतलब वास्तव में ये प्रोटीन जो अकेला केमिकल है ना, मोस्ट डाइवर्स केमिकल है पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड का, मोस्ट डाइवर्स केमिकल है प्रोटीन, अरे समझ में, मतलब केमिकल डाइवर्सिटी मिल रही है प्रोटीन। तो ऐसे ढेर सारे केमिकल्स मिलते हैं, वो केमिकल डाइवर्सिटी है, उस केमिकल डाइवर्सिटी का यूज किया जा सकता है कीमोटेक्सोनॉमी में। इसमें एक एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट आता है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसमें कैरेक्टर की फॉर्म में डीएनए सीक्वेंस को यूज किया जा सकता है, डीएनए सीक्वेंस को यूज किया जा सकता है। कैसे डीएनए सीक्वेंस को कैसे यूज किया जा सकता है, डीएनए सीक्वेंस को यूज किया जा सकता है। डीएनए क्या है, केमिकल है कि या फिर पर्टिकुलर, ये साइटोटैक्सोनॉमी में तो हमने क्रोमोसोम्स का मैटर पढ़ा और क्रोमोसोम्स डीएनए से ही तो बनते हैं, तो फिर डीएनए सीक्वेंसेस में यूज कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर नंबर वगैरह साइटोटैक्सोनॉमी में यूज कर रहे हैं, कोई लफड़ा है, ठीक है ना। अरे भाई सिंपल सा, डीएनए का नाम क्या, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, एसिड है मतलब केमिकल है, इसका मतलब उस केमिकल की पर्टिकुलर यूनिट्स की सीक्वेंस वगैरह देखी जा रही है, ठीक है ना। इसका मतलब कीमोटेक्सोनॉमी में आएगा, ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो डीएनए सीक्वेंस कीमोटेक्सोनॉमी में। तो इस तरह से ये अदर इन्फॉर्मेशंस जो होते हैं, ये सोर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट, तब ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जब फॉसिल एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल नहीं होते, और इसलिए ये वास्तव में लिंक एस्टेब्लिश, एवोल्यूशनरी लिंक एस्टेब्लिश करने में ऑर्गेनिज्म के बीच में ये बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं उस केस, ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्लांट क्लासिफिकेशंस जो हैं और टेक्सोनॉमी के कुछ टाइप्स इस वीडियो लेक्चर में हमने देखे। अब मैं पूरे प्लांट किंगडम का थोड़ा सा बेस तैयार करूंगा, ठीक है ना, पूरे प्लांट किंगडम का। जैसा कि शुरुआत में जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में अगर देखा जाए तो देखो जरा, यहाँ पे प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो ये बैकग्राउंड ले रखा है हमने, वो वास्तव में इसकी जेनोलॉजी का ही ले रखा है। और जेनोलॉजी जो अभी मैं फाइलोजेनी जो बता रखा था, फाइलोजेनी वो एवोल्यूशनरी ऑर्डर था, इसी को हम नाम दे देते हैं क्या, जेनोलॉजी। और प्लांट की जेनोलॉजी क्या है, प्लांट की जेनोलॉजी मतलब वही इवोल्यूशनरी ऑर्डर क्या है प्लांट का, कि सबसे पहले कौन आता है, थैलोफाइटा, ठीक है ना। ये है थैलोफाइटा, जो आप ये देख रहे हो डायग्राम, ये वास्तव में किसका है, एल्गी का डायग्राम है, ये थैलोफाइटा है, ठीक है ना, जिसमें अब केवल और केवल मल्टी सेलुलर एल्गी शामिल की गई है, कोई दिक्कत। ये जो आप देख रहे हो ये मार्केंसिया का थैलस है, जिसपे ये आप ये गेमा कप देख पा रहे हो, ठीक है ना, वो डिस्कस करेंगे आगे। ये एक्चुअल में ब्रायोफाइटा, ठीक है ना, इसका मतलब थैलोफाइटा से डेवलप हुए ब्रायोफाइटा। ये जो आप देख रहे हो, ठीक है ना, ये फंड का डायग्राम बता रखा है, और फंड्स वास्तव में आते हैं अगले ग्रुप कौन से में, टेरिडोफाइटा में, देखेंगे हम, ठीक है ना। ये टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइट के बाद में जो डेवलपमेंट हुआ है वो किस ग्रुप का हुआ है भाई, ये हम जो देख पा रहे हो साइकस का डायग्राम, ठीक है ना, देखेंगे। ये फीमेल साइकस है, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम, ठीक है। तो ये वास्तव में जो है, ये साइकस किस में आता है बच्चों, जिम्नोस्पर्म में आता है, ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म। तो ये जिम्नोस्पर्म, और सबसे मोस्ट एडवांस प्लांट ग्रुप जो है वो फ्लोरिंग प्लांट है, ट्रू फ्लोरिंग प्लांट जिनमें फ्लावर्स आते हैं, ठीक है ना, वो कौन सा है बच्चों, एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। तो
इस जेनोलॉजी को ही आगे बढ़ाएंगे, किस ग्रुप के क्या कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो लेक्चर्स में। देखते रहो आप। कंटिन्यूटी थीम तभी डेवलप होगी जब थोड़ा सा आप एक कंटिन्यूटी में इन चीज़ों को देखोगे। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा एनसीईआरटी ने कई जगह पे हवाई फायर कर रखे हैं, आ रहा है समझ में, मतलब कहने का मतलब ये है कि उसने तो सीधे लाइन लिख दी, अब वो लाइन का मतलब क्या है वो समझ में तभी आएगा जब थोड़ा सा अपन लिंक डेवलप कर पाए। मैं कोशिश करूंगा कि पूरे प्लांट किंगडम को मैं एक के बाद एक लिंक बना दूं, ठीक है ना। तो वो सिक्वेंसली मेरे वीडियो लेक्चर्स आप फॉलो करो, ठीक है ना। 100% लिंक एस्टेब्लिश होगी, ठीक है ना। और फिर चाहे कैसे भी क्वेश्चन आए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है।